नमस्कार साथियों। पिछले काफ़ी समय से रिज़र्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर काफ़ी चर्चाएँ चल रही है। लेटेस्ट मुद्दा बना हुआ है कि आरक्षण हटना चाहिए, हटेगा या नहीं हटेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी या जाति आधार पर आरक्षण क्यों है, आर्थिक आधार पर क्यों नहीं। इस तरह की कुछ बातें सोशल मीडिया पे खूब चल रही है। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से अपने-अपने विचार रख रहे हैं। आज हम भी इस पर बात करते हैं, क्या कारण है, इसके संवैधानिक मूल्य क्या है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, कोई साइकोलॉजिकल ऐसा कोई कारण है, क्यों है और ये कब तक चलेगा, कब हटेगा, कौन इसे हटा सकता है, हटा भी सकता है या नहीं हटा सकता है। कुछ इस तरह की बातों पर आज हम इस वीडियो के मार्फत चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप संवैधानिक मूल्यों की बात करें, संवैधानिक आधारशिला पर बात करें, तो रिजर्वेशन कुछ लोगों का मानना है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, सामाजिक या जाति आधार पर नहीं। ये लोगों की मान्यता है। और कुछ लोगों का ये है कि जाति बेस पे ठीक है, आर्थिक आधार पर इतना वैल्यूएबल नहीं है। अगर इस पर हम संवैधानिक बेस पर चर्चा करें, तो संविधान में आरक्षण जो भी दिया गया है वो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, बल्कि समूह को दिया गया। अर्थात अगर आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, तो आर्थिक स्थिति व्यक्ति पर डिपेंड करती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सामाजिक। और आरक्षण जिस स्थिति में दिया गया है, वो सामाजिक समानता लाने के लिए, जातिगत समानता लाने के लिए, सामाजिक समानता के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की स्थापना की गई। तो जब तक जाति का बेस रहेगा, जातिगत भेदभाव या असमानताएं इस देश में व्याप्त रहेगी, तब तक आरक्षण समूह से हटाकर व्यक्ति विशेष के लिए किसी प्रकार में लगता नहीं कि ये किसी तरह से लागू हो सकता है। असंभव सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब तक जाति है और जाति व्यवस्था है, जाति को लेकर भेदभाव है, छुआछूत है, या फिर उच्च और निम्न जाति का ये असमानता इस देश में जब तक चलती रहेगी, तब तक ये व्यवस्था यूं ही कायम रहेगी। और उन्हीं जाति बेस को बराबर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। फर्स्ट ऑफ बात तो ये संवैधानिक मूल्य के अनुसार है, क्योंकि आप देखिए मेजर रूप से कि जाति के आधार पर कोई इंसान चाहे कितना भी प्रोग्रेस कर ले, लेकिन उसके साथ सामाजिक असमानता या जातिगत असमानता उसकी आर्थिक हैसियत के अनुसार नहीं होती, बल्कि उसकी जाति के अनुसार होते हैं। बहुत सारे आपने एक से कुछ उदाहरण देखे होंगे जो आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ सामाजिक असमानता होती है। तो आर्थिक रूप से सक्षम होने से क्या वो इस प्रोटोकॉल से बाहर आ गए? नहीं आ पाए वो। आज भी उनके लिए जातिगत प्रताड़ना इसी तरह से चल रही है। तो ये तो एक संवैधानिक मूल्य था जिस आधार पर इसका रिजर्वेशन रखा गया था। अब देखते हैं इस पर कुछ वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक कारण अगर देखें, तो क्योंकि सबसे कमज़ोर आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से जो सबसे कमज़ोर तबका था, उनको ये आरक्षण दिया गया था। उसके पीछे एक वैज्ञानिक या साइकोलॉजी कारण भी विशेष रूप से था, क्योंकि विज्ञान का ये मानना है कि मनोविज्ञान का ये मानना है कि जिस इंसान को बचपन में या जीवन की शुरुआत के दौरान अच्छी सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि और हेल्थ के रूप में अगर अच्छा भोजन मिलता है ना, तो दुनिया के टॉप 20% लोगों में ऑटोमेटिकली शुमार हो जाता है। फिर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका डीएनए भी मजबूत होता जाता है। ये एक साइकोलॉजी का कारण है। आप अपना आसपास उठा करके देखिए कि जिन लोगों को सब कुछ अच्छा सब कुछ मिलता आ रहा है, उन लोगों में सफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, और जिन लोगों को असुविधाएं भोगनी पड़ रही है, उन लोगों में सफलता का रेशियो बहुत कम है। ये क्या कारण है? क्या उनमें माइंड बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। विकसित होता है माइंड, माइंड को भी वो चीज़ें आवश्यक रूप से चाहिए, संतुलित आहार आवश्यक रूप से चाहिए, जो एक निम्न तबके के व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ये एक वैज्ञानिक आधार था। और एक बार में अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि एक बार में अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, तो उसका जो जीन है या जिसे हम डीएनए कह सकते हैं, वो एकदम से बदल जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 1-2 पीढ़ियों तक समय लगता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होने के लिए। तो ये है एक वैज्ञानिक बेस जिसके आधार पर रिजर्वेशन अभी कायम रहना चाहिए। अब लोगों के सवाल है जो इसके अगेंस्ट है, उनके सवाल है, उन पर जाते हैं। उनके सवाल ये है कि इससे योग्यता का हनन होता है या फिर योग्यताओं के साथ कुठाराघात होता है। आप इस बात को मानते हो कि जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें कम मार्क्स वाले रिजर्वेशन की वजह से फाइट कर जाते हैं और उससे भी ज़्यादा मार्क्स वाले रिजर्वेशन नहीं होता है, इसकी वजह से वो पीछे छूट जाते हैं। तो इसमें योग्यता का बेस कमज़ोर पड़ जाता है। मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, योग्यता का पैमाना ये नहीं है कि आप कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करते हो, ये पैमाना है ही नहीं योग्यता का। ये हमारी एक गलतफ़हमी है कि योग्यता का पैमाना है ये। योग्यता का पैमाना ये है कि आप किस एग्ज़ाम में बैठते हो, उस एग्ज़ाम में बैठने के लायक आपके पास योग्यता है या नहीं। जैसे अभी मुझे कहे कि मुझे कॉलेज प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम में बैठना है। अब मैं मानसिक रूप से कितना विकसित होऊँगा या मुझे कितना जीके याद है या फिर मुझे कितना इन्फॉर्मेशन नॉलेज मेरे पास कितनी ज़्यादा है, कोई मैटर नहीं करता। मेरे पास उस एग्ज़ाम में बैठने लायक योग्यता है या नहीं। अगर मैं उस योग्यता पर खरा हूँ तो आपका तय हो गया कि आप भी उसी योग्य हो। अब आपको अवसर मिलना चाहिए। अब उस अवसर को देने के लिए अब अवसर भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता है। योग्य तो सब समान है, 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 5 लाख एक ही समान है। सम्मान योग्यताधारी है 5 लाख। अब उनमें अवसर दिया जाता है क्योंकि 5 लाख सबको अवसर मिलता नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर उनको अवसर देने के लिए एग्ज़ाम किया जाता है और उसमें जो एग्ज़ाम फाइट करते हैं अलग अलग बेस पे, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर, मेरिट रैंक टॉप करते हैं, उनको अवसर दिया जाता है। तो आप एग्ज़ाम फाइट करते हो, इससे ये तय नहीं होता कि आप योग्य हो या नहीं हो। नहीं, बिल्कुल ये तय नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए कोई 0.1% अगर एग्ज़ाम क्लियर होने से बच गया तो क्या वो अयोग्य है? नहीं, लेकिन वो उसे अवसर नहीं मिला इस बार। इतना सत्य, ना कि इसमें योग्यता या अयोग्यता वाली बात सत्य है। इसमें सिर्फ इतना सत्य है कि वो इस बार उसको ये काम करने का अब अवसर नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। इसमें योग्यता वाली बात इतनी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मान लो अभी मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, तो मैं अभी जिस विभाग में हूँ, अब बहुत सारे इस विभाग में ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा कम मेरिट में थे, मुझसे कम मेरिट वाले थे और वो आज मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर में होता है कुछ, हर विभाग में देखिए आप, उनकी रैंक कमज़ोर होती है लेकिन फिर उनसे अच्छा करते हैं जिनकी रैंक कुछ होती है। अब मेरे जिस समय मेरा सिलेक्शन हो उसकी रैंक देखूँ मैं, तो जो मुझसे बहुत ज़्यादा या बहुत हमारी भर्ती के वैकेंसी में जो टॉप रैंक में थे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस में कोई विशेष अपनी योग्यता के अनुसार कुछ नहीं अपना दिखा रहे हैं, अपनी योग्यता नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इस योग्यता का एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम की मार्किंग से योग्यता का कोई मतलब नहीं। ये तो सिर्फ अपने अवसर के लिए दिया जाता है कि इन योग्य छात्रों में किनको अवसर होना चाहिए, लॉटरी बेस पे होता नहीं है। तो फिर कि कौन डेडिकेट है, कौन समर्पित है, इसके लिए एग्ज़ाम दी कि परीक्षा या ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, परीक्षा आयोजित की जाती है, इसलिए एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई है, ना कि योग्यता के लिए। तो आप इसको तो दिमाग से निकाल ही दो कि योग्यता का मतलब एग्ज़ाम में जो टॉप नंबर आते हैं वही योग्यता है। गलत बात है, ये आपकी गलत धारणा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है। सेकंड, आपकी योग्यता वाली बात पर ये आ गई। अब कुछ लोगों का कहना है तो इसका मतलब तो वो भी डिग्रीधारी होते हैं जो करप्ट होते हैं, पेपर लीक करके या भ्रष्ट होकर के डॉक्टर बन जाते हैं। तो फिर तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी बात सही है, बट कोई भी सरकारी कर्मचारी या संस्था या ऐसी कोई भी एजेंसी का मूल सिद्धांत होता है ऑनेस्टी। जिसकी फाउंडेशन अगर करप्ट है तो फिर उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती या उसे ये शपथ भी नहीं दिलाई जा सकती, अगर सैद्धांतिक तौर पर देखें तो उसे ये शपथ भी नहीं दिलाई जा सकती कि आप जो भी काम करोगे पूर्ण ईमानदारी से करो। तो ये तो सरकार की पॉलिसी है, ना कि योग्यता की पॉलिसी। योग्यता की पॉलिसी नहीं है, सरकार की पॉलिसी है। इसलिए करप्ट लोगों को ये अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता है, इसलिए करप्ट लोगों को ये अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। अब आपके कोई सवाल है तो
तो आप वो सवाल भी वापस कर सकते हो। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि ये रिजर्वेशन कब तक हटेगा और ये हटना चाहिए या नहीं। तो हटना चाहिए या नहीं, इस पर तो फिलहाल मेरा यही जवाब है कि फिलहाल की स्थिति में तो ये संभव ही नहीं है और अभी स्थिति भी नहीं है कि हटना चाहिए। और सेकंड आपका सवाल ये है कि ये कब तक हटेगा। तो एक रैंडम अनुमान बता देता हूँ कि वर्तमान में भारत की एक जो जेन जी जनरेशन है बहुत अलग वे में चल रही है। ये जातिगत असमानता को मिटाने में सबसे बड़ा योगदान दे रही है, जिसे हम लव मैरिज बोलते हैं। ये आज तो समाज में कोई बड़ी परिवर्तन शायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 20 साल बाद ये परिवर्तन इतना ज़बरदस्त होगा कि कोई व्यक्ति कौन सी जाति से संबंध रखता है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा समाज इसी तरह अटा पड़ा रहेगा कि कौन सी जाति से कौन किस तरह से शादी विवाह कर रहा है, इसका लगभग अस्तित्व बहुत कम है। फिर फैशन के रूप में ये पारंपरिक विवाह होगा, सिर्फ फैशन के रूप में, वो भी सक्षम परिवारों में पारंपरिक विवाह होगा। तो उस बेस पे जिस दिन ये स्थितियाँ आ जाएगी और उसके बाद, क्योंकि जब संक्रमण के बाद, वर्ण संकरता के बाद जो एक समान डीएनए इस हिंदुस्तान में आएगा, उसके बाद ये विशेष तौर पे इस आरक्षण पर विचार किया जा सकता है। और उसमें भी एक कारण है, लोगों को लगता होगा कि आरक्षण हटेगा तब विरोध आरक्षित कैटेगरी के लोग करेंगे, नहीं करेंगे। आरक्षित कैटेगरी के लोग ही आरक्षण को हटाएंगे और अगर कोई विरोध करेंगे तो जो आर्थिक रूप से आरक्षण पा रहे हैं वही लोग इसका विरोध करेंगे। और जो अभी अनारक्षित वर्ग में आते हैं वही इसका विरोध करेंगे कि ये बचे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन एक समान डीएनए हो जाएगा, या जो विशेष तौर पर कोई निम्न जाति से जिन्हें हम या सामाजिक बेस में कमज़ोर जातियों में जिन्हें हम मानते हैं, उन जातियों के लोग इतनी मानसिक प्रोग्रेस कर जाएंगे कि वो खुद इस चीज़ को महसूस करने लग जाएंगे कि हमारे लिए सीटें पूरी खुली होनी चाहिए। अपना आप उसी दिन ये समाप्त हो जाएगा, अपना आप समाप्त हो जाएगा और वही लोग इसे समाप्त करेंगे। जिस तरह से अभी पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि यार अपनी सीटें और भी बढ़नी चाहिए पिछड़ा वर्ग से, क्योंकि पिछड़ा वर्ग भी बहुत पिछड़ा था। लेकिन पिछले 20 साल में पिछड़ा वर्ग ने ये प्रोग्रेस की है, केवल 20 साल में। 2 दशक से ज़्यादा की प्रोग्रेस नहीं है, ये सिर्फ 2 दशक की प्रोग्रेस है। तो आप कल्पना कीजिए 2 दशक के बाद ये पिछड़ा वर्ग कहाँ तक पहुँचेगा। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग है, उन्होंने पिछले 10 साल में प्रोग्रेस करने की शुरुआत की है। वो 20 साल बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्थिति में होंगे, तब जाकर के वही विचार करेंगे। पिछड़ा वर्ग और जो आरक्षित वर्ग है वही इस बात पर विचार करेंगे, वही इस बात का समर्थन करेंगे। ये है मेरी ओपिनियन रिजर्वेशन को लेकर। थैंक यू।